हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ संडे को जो हमारा मॉक हुआ था वो हम शेयर करने वाले हैं। तो मॉक में हमने 30 क्वेश्चन शेयर किए थे और उन 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर शेयर डिस्कस करेंगे, और जिससे कि आप अपना प्रॉपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम रहने वाला है, जैसे कि आपके मॉक में था, सेम सीक्वेंस में यहाँ पे भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा लेवल है जो कि बेसिकली फोकस करता है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। सिर्फ आइडियाज को सिस्टमैटिक रूप से प्रेजेंट करना है, तो वो कौन सा लेवल होगा? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए, आइडियाज को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, वेरिएबल के बीच में रिलेशन, इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं कह रहा है। कह रहा है जो आइडिया है उसको केवल प्रेजेंट करना है, यानी कि जो चीज़ है उसको कैसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जाए जिससे कि वो याद हो जाए। तो यहाँ पे क्या बात होगी? मेमोरी लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंट लर्नर। एडोलसेंट लर्नर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर एडोलसेंट लर्नर के, इसमें क्या है? एन इंडिविजुअल जिसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज वैल्यूज का मतलब समझते हैं ना कि मतलब क्या सही है क्या गलत होना, जीवन के मूल्यों की बात करना। तो वैल्यूज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में जो है चेंजेस आता है। द लाइफ साइकिल हैज बोथ रेगुलरिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। लाइफ साइकिल में क्या होता है? यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी भी आ जाती है। एडोलसेंस इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन डिफिकल्ट पीरियड। जो एडोलसेंट होता है, ये जो स्टेज होती है, ये डिफिकल्ट पीरियड होता है। किसके लिए? उस लर्नर के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। ड्यू टू रैपिड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो जो एडोलसेंस वाली स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है पेरेंट्स को नहीं समझ पाता, पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझ पाते, ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि वो लाइफ का एक्सपीरियंस किए होते हैं, उनको पता होता है चीज़ों के बारे में। बट ये स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर जो बच्चा होता है, जो एडोलसेंट होता है, वो उन चीज़ों को नहीं मानता है कि नहीं, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो इसलिए उसको वहां पर थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। द एडोलसेंट हैज अ प्रॉब्लम विद क्विक एंड रैपिड चेंज ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट। जो एडोलसेंट है उसके अंदर मतलब रैपिड चेंजेस आता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट में थ्रू आउट दिस स्टेज। इस स्टेज में एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की स्टेज होती है इन सभी चीज़ों की, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन सभी चीज़ों की डेवलपमेंट की स्टेज होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, इंक्रीजिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस। हाँ, तो ये तो हमने देखा कि रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस आएगा। इमोशनली मेच्योर हो जाता है। देखिए, चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट की स्टेज होती है, बट यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं आती है। ठीक है, एक्ट रैशनली, बच्चा रैशनली परफॉर्म करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रैपिड चेंजेस आ रहा है, पेरेंट्स समझा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेच्योर्ड होते हैं, वो लॉजिकली, वो रैशनली सोच पाते हैं। बट यहाँ पर कैसा होता है कि वो रैशनली नहीं सोचता। आप देखो ना, जो भी एडोलसेंट बच्चे होते हैं, यानी कि 10th क्लास से 12th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो उनके फ्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं, उनको वो देख के वो फॉलो करते हैं। तो वो रैशनली कहाँ सोचते हैं? इंक्रीजिंग द फोकस ऑन एक्टिविटी विद पीयर ग्रुप, वो ज्यादातर फोकस करते हैं कि उनके ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, उनके सेम ग्रुप के लोग क्या कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। तो यानी कि उनके अंदर रैपिड चेंज आता है और फोकस करते हैं अपनी फ्रेंड्स पे। सो बी और ई हमें लेना है और सी और डी नहीं लेना। और यहाँ पर है इंक्रीजिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, वो जो है अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से अपने आप को इंडिपेंडेंट मतलब अलग रखना चाहते हैं, अपने डिसीजन को अपने पेरेंट्स के डिसीजन से सेपरेट रखना चाहते हैं। मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा बेटर, उनको ऐसा लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ होगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है? विच ऑफ दीज डिसीजन ट्रैप पर्टेन्स द थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटी। ये देखिए न्यू कॉन्सेप्ट है, ये इस बार एग्जाम में आया था।
तो थिंकिंग ट्रैप मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपका किस चीज़ से है, थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटी से। डिसीजन मेकिंग में जो ट्रैप होता है, जब डिसीजन मेकिंग में कोई चीज़ मतलब अगर हम सही डिसीजन नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, किसी जाल में फंस गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी डिसीजन ट्रैप की बात कर रहा है। डिसीजन ट्रैप कैन बी डिसाइड थ्रू आउट द प्रोसेस दैट कैन लीड टू सिचुएशन गोइंग रॉन्ग सिचुएशन, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाना। अब डिसीजन ट्रैप मतलब कि जो गलत डिसीजन या फिर जिस चीज को ध्यान में रख के हमने डिसीजन लिया वो चीज अगर गलत थी तो हमारा डिसीजन क्या होगा, डिसीजन ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज है जिनसे बचना है डिसीजन लेते समय, वो यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन सा तरीका है जहां पर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो फर्स्ट है फ्रेम ब्लाइंडनेस, ठीक है। फ्रेम ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कोई चीज को जिस तरीके से अगर उसका प्रेजेंटेशन बदल दे तो उसकी मीनिंग बदल जाए, ठीक है। तो वो हो गया फ्रेम ब्लाइंडनेस, जैसे लिखा है वो चीज वैसे नहीं है बल्कि वो कुछ और है, फ्रेम ब्लाइंडनेस। प्लंज इन मतलब जल्दी से झटापट फटाफट कुछ ऑप्शन देखे और फटाफट उसमें कूद गए, प्लंज इन। लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल मतलब जो फ्रेमिंग की गई है, जैसे प्रेजेंट किया गया है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो कि जो फ्रेम का मतलब होता है कि जिस तरीके से डेटा का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब बहुत ही कलरफुल अगर डेटा है तो आपको क्या लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, या फिर ऐसा लग सकता है एटलीस्ट वो एक समय के देखने के लिए वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट अगर वो बिल्कुल ही कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है और डेटा कहीं पे भी ऐसे पड़े हुए हैं बिल्कुल मिसमैनेज फॉर्म में, तो क्या हो गया कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां पे कंट्रोल नहीं है कि क्या है ये। तो लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल। ओवर कॉन्फिडेंस इन अवर जजमेंट मतलब खुद के ही डिसीजन पे पूरा भरोसा रखना। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूरदर्शिता नहीं होना, बस नियर बाय बेनिफिट देख करके डिसीजन ले लेना। शूटिंग फ्रॉम द हिप मतलब कि जैसे जो बिल्कुल स्ट्रेट देखना और कुछ मतलब ज्यादा एनालिसिस नहीं करना, बस फटाक से डिसीजन ले लो, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट देखना, जबकि डिसीजन लेने के लिए हर एक चीज को एनालिसिस करना चाहिए और तब डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप फेलियर, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे फूलिंग अवर सेल्फ अबाउट फीडबैक, जो भी फीडबैक मिल रहा है उससे अपने आप को जो है मतलब अपनी सच्चाई से भागना, बेसिकली ये कह सकते हैं। लोग प्रेज भी करने आ जाते हैं, इसके दो तरीके होते हैं कि फूलिंग अवर सेल्फ अबाउट द फीडबैक, हो सकता है कि लोग यहाँ पे आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर दे, हो सकता है कि यहाँ पर निगेटिवली मोटिवेट कर दे कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो दूसरों के फीडबैक से नहीं, खुद को एनालिसिस करना है और सही से डिसीजन लेना है। नॉट मेकिंग ट्रैक, जो भी मतलब कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ट्रैक नहीं बनाना। फेलियर टू ऑडिट आवर डिसीजन प्रोसेस, जिस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं डिसीजन लेने के लिए उसको ऑडिट करना, मतलब उसको चेक करना कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, तो उसको प्रॉपर ऑडिट करना, ठीक है। ये होता है डिसीजन ट्रैप। अगर इन सब चीजों में हम फंसते हैं तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, डिसीजन ट्रैप है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड, प्लंज इन, डिस्पोजिशन, फ्रेम ब्लाइंडनेस एंड पुअर फ्रेम कंट्रोल। तो हमने देखा था फ्रेम ब्लाइंडनेस, पुअर फ्रेम कंट्रोल और प्लंज इन, ये तीनों ही चीजें जो हैं हमारे डिसीजन ट्रैप का पार्ट हैं। सो बी, डी और ई, बी, डी और ई जो है आपका थर्ड वाले ऑप्शन में है, सो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड थ्रू वेरियस रिसर्च टीचिंग विच अमंग ऑफ देम फॉलोइंग द डोमेन ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। इनमें से कौन सा जो है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी को फॉलो करता है। तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी रिफर्स टू द एटीट्यूड or attribute of personality trait person might have, such a knowledge of skill set which help determine how successful their job। देखिए यहाँ पर और अच्छे समझते हैं। देखिए इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है दो तरीके से आते हैं, एक तो बिहेवियर को पूछता है, दूसरा एटीट्यूड को पूछता है। एटीट्यूड का मतलब होता है दैट डिफाइन द पर्सन, मेंटल टेंडेंसी को डिफाइन करता है। विद रिस्पॉन्सिबल
फॉर वे ऑफ थिंकिंग, फील, समवन और समथिंग। बिहेवियर क्या होता है कि हमारे एक्शन को शो करता है, ठीक है। अगर जो हमारे एक्शन को बताएगा दैट इज द बिहेवियर, जो हमारी थिंकिंग को बताएगा वो हमारी एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। मेंटल टेंडेंसी की बात करता है एटीट्यूड। अब देखिए जो पर्सनालिटी और बिहेवियर यहाँ पे ये जो पर्सनालिटी है यानी कि वो आपकी एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग से हमारी पर्सनालिटी बनती है, बट हमारे बिहेवियर से जो कि हम एक्सटर्नल दूसरों के साथ जो जैसा हम काम करते हैं हमारे एक्शन से हमारा बिहेवियर बनता है, ठीक है। अब बिहेवियर हमको कैसे पता चलेगा किसी का, जब हम किसी दूसरे के साथ कुछ काम करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ भी करें, बैठ के चाहे बात ही करें, तो भी वो हमारा क्या होगा, बिहेवियर को शो करेगा। इट इज अ वे दैट पर्सन एक्ट टूवर्ड अदर एंड टूवर्ड्स दिस सिचुएशन। किसी चीज के प्रति जो है काम करना, मतलब किसी चीज के साथ जब हम काम करेंगे, जरूरी नहीं कि हो सकता है टेबल चेयर के साथ आपका बिहेवियर कैसा, किसी पर्सन के साथ कैसा बिहेवियर, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, तो इससे पता चलता है आपके बिहेवियर का। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर इंथुजियाज्म आर द पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ टीचर टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर। तो ये चीजें होती हैं जो कि आपके बिहेवियर से रिलेटेड करती हैं। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसा होगा, आपके बिहेवियर को बताएगा, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी, ये तो मेरे मेंटल टेंडेंसी को बता रहा है ना, मेरी थिंकिंग पावर को। सेल्फ एफिकेसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, ये भी मेरे जो है मेरे कंट्रोल की बात कर रहा है, यानी कि ये भी डिपेंड करता है मेरी मेंटल एबिलिटी पे। तो प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग, ये दोनों ही चीजें जो है हमारे बिहेवियर से रिलेट करेगा। सो डी और बी ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू चूज द कोर्स फ्रॉम। कोर्सेज कहाँ से वो चूज कर सकता है, कोर कोर्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो यहाँ पर देखिए जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इसमें कोर कोर्स होता है, एबिलिटी इन्हांसमेंट और इलेक्टिव कोर्स होते हैं। ये 3 तरीके के कोर्स होते हैं जहां पर कोर्स को चूज किया जा सकता है। तो कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ACE ऑप्शन 2 में है, सो 2 इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट इनटू आइदर अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन इज एक्सप्लिसिट कंसर्न इन विच मेथड ऑफ द रिसर्च। यानी कि यहाँ पर ये जानना चाहता है कि हाइपोथेसिस कहाँ पर बनाई जाती है और उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड है डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज फैक्टो, हिस्टोरिकल एंड एक्सिजेंटिकल मेथड। तो हिस्टोरिकल मेथड रिसर्च का ऐसा मेथड होता है जहां पर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। जब हाइपोथेसिस ही नहीं बनाएंगे तो टेस्ट क्या करेंगे। सो डी वाले ऑप्शन को कट कर दीजिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है वहां पर क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम चेक करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर करके उसका इम्पैक्ट यहाँ पर डिपेंडेंट पे चेक करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेरिमेंटल की बात आती है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोज फैक्टो की। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज, जैसा हुआ है, जो घटना घटी है उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स हैं उनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो चीज है, जो घटना घटी है उसको डिस्क्राइब करना है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट जो आपका एक्सपोज फैक्टो रिसर्च होती है, इसमें क्या करता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम पता लगाते हैं। कैसे, हम बार बार चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा जो है वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्सपोज फैक्टो में जैसे कि कोई घटना घटी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई घटना घट गई, अब उसका वो जो घटना घटी है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो किस चीज, किसके वजह से घटी है उसका पता लगाते हैं, वो कौन था जिसके ऊपर इम्पैक्ट डाला, वो होता है आपका एक्सपोज फैक्टो रिसर्च। तो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में जो है हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो एक्सपोज फैक्टो यहाँ पर आपका हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। बी और सी यहाँ पे सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग द रेफरेंसेस इन थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल।
ये काफी अच्छा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिक फॉर्मेट टू रेफरेंसेस अ थीसिस और डिसर्टेशन। देखिए एक अगर थीसिस और डिसर्टेशन की बात करें, दोनों सेम ही होता है, तो उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा जाएगा ऑथर का नाम, फिर ईयर को लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, फिर टाइटल, जिस जो रिसर्च का आपका टाइटल होगा, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस है, इससे रिलेटेड कोई भी टाइटल अगर आपका है तो उस टाइटल को जो है आप इटैलिक में लिखेंगे। फिर लेवल ऑफ थीसिस और डिसर्टेशन जो भी होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके का ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से है वो भी लिखा जाएगा, और फिर जो भी डेटाबेस है वो। जैसे यहाँ पर देखें तो ये हो गया नाम, फिर क्या होगा, ईयर हो जाएगा राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, टाइटल जो होगा आपका इटैलिक में लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पर जो लेवल ऑफ थीसिस है उसको हम, जैसे कि कौन से लेवल की थीसिस है, डॉक्टरेट लेवल की थीसिस है या लोग मतलब मास्टर्स में भी बहुत जगह होता है थीसिस, तो जिस लेवल की थीसिस है उसको लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और जो भी यूआरएल, जो भी डेटाबेस वगैरह है उसको लिख देंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है किसका, थीसिस और डिसर्टेशन का। नाउ अगर हम बात करें कि जो जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, या कहते हैं कि जो पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है, जर्नल या आर्टिकल या फिर पेपर, देखें जो रिसर्च पेपर होते हैं उनको भी आर्टिकल्स भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, पहले ऑथर या जितने भी ऑथर्स होंगे उसके नाम लिखे जाएंगे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा जाएगा राउंड ब्रैकेट में, फिर आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल का टाइटल, जिस जर्नल में आपने पब्लिश किया है उसको राउंड ब्रैकेट में करके इटैलिक में लिखा जाएगा। वॉल्यूम ऑफ जर्नल्स, कौन से वॉल्यूम में पब्लिश किया गया उसको भी इटैलिक में लिखना होगा। इशू नंबर ऑफ जर्नल इन राउंड ब्रैकेट, बट ये इटैलिक में नहीं होगा। और पेज नंबर जहां से जहां तक है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑथर का नाम, ये सभी ऑथर हो गए, ठीक है, जितने भी ऑथर थे। फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी, उसके बाद टाइटल, इसमें टाइटल देखिए आपका इटैलिक में नहीं है, जबकि इसके प्रीवियस वाले में जो टाइटल था वो इटैलिक फॉर्म में था, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर टाइटल के बाद जो जर्नल का नाम है उसको इटैलिक में यहाँ पर लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है पेज नंबर और जो भी डेटाबेस वगैरह है उसको लिखेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट है आपका कोई रिसर्च पेपर लिखना हो तो। अब दोनों में डिफरेंसेस को समझ लेते हैं कि थीसिस क्या होती है और रिसर्च आर्टिकल क्या होता है। A thesis is concerned with a central question or statement of scientific hypothesis that will result in future further जो है investigation के लिए थीसिस होता है। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ये छोटा होता है, जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो एक छोटा होता है, और थीसिस जो होता है वो पूरी पीएचडी के दौरान जो आप लिखते हैं वो आपका थीसिस होता है। थीसिस में सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन रिसर्च आर्टिकल में पर्टिकुलर टॉपिक पे एक जो है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको सिर्फ शो किया जाता है। थीसिस इज फॉर्मेटेड एंड टेबल कंटेंट मैनर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, लेकिन जो रिसर्च आर्टिकल्स होता है और जर्नल, उसका क्या होता है, इसका एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है, एक आर्टिकल होती है और एक पेपर का फॉर्मेट होता है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में होता है आपका जो रिसर्च आर्टिकल है। थीसिस इज नॉट मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, बड़ा होता है और बड़े शब्दों में आप ज्यादा लेटर्स में लिख सकते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर का ये होता है कि आप जिस भी जर्नल्स वगैरह में आप पब्लिश करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स की लिमिट होती है, पब्लिश कर रहे हैं, और आपका पेपर कैसा है, मतलब एनालिटिकल पेपर है, सर्वे पेपर है, या मतलब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पेपर है, कैसा पेपर है उससे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द थीसिस इज एब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर वही लेंथ की बात कर रहा है कि जो थीसिस की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और जो रिसर्च आर्टिकल की जो लेंथ होती है वो कम होती है। तो उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट भी जो है यहाँ पर बड़े होते हैं और इसके एब्स्ट्रैक्ट जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है थीसिस और रिसर्च आर्टिकल में। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है इसमें क्या कह रहा है, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दी format and style of writing the referencing in the thesis and the research article। देखिए पहले तो यहाँ पे समझिए, रेफरेंस का मतलब समझते हैं ना कि जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमें जो भी लिटरेचर सर्वे यानी कि जो भी हमने पहले पढ़ा है, प्रीवियस स्टडी जो की है, उसका हम रेफरेंस देते हैं कि हमने पहले ये सारे पेपर्स जो है पढ़े हैं। तो उसको रेफरेंस मतलब उसको लिखने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका कि मेरे पेपर में या मेरे थीसिस में इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उस लिटरेचर सर्वे को उसको रेफरेंसिंग बोलते हैं, ठीक है।
अब रेफरेंसिंग में आपने देखा कि दोनों में ही, थीसिस में और रिसर्च पेपर में या आर्टिकल्स में अलग तरीके से रेफरेंसिंग की जाती है। दोनों का ही अपना अपना फॉर्मेट होता है। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में रेफरेंस देने का तरीका अलग होता है। तो जहां पे भी आपको रेफरेंस डालना होगा, आप कभी भी जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे तो जिस भी पेपर में, जिस भी जर्नल में आप अपने पेपर पब्लिश करेंगे, आपको वहां की रेफरेंसिंग स्टाइल, वहां के फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। तो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द रिसर्चर्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, रिसर्च एथिक्स की यहाँ पर बात कर रहा है। एथिक्स का मतलब सही गलत होता है, तो सही को सही और गलत को गलत फॉलो करना तो सभी के लिए इक्वल है ना, चाहे कोई भी वो रिसर्चर हो, तो वो सभी के लिए जरूरी है रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है रिसर्च के रेफरेंसिंग के फॉर्मेट स्टाइल में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स है, बट स्टेटमेंट जो 2 है वो ट्रू है। ये आपको यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है अ रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको कि H1 बोले, हैज टू बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नल हाइपोथेसिस कॉल्ड H0। तो देखिए, हाइपोथेसिस बेसिकली 2 तरह से होती है। एक तो आपका होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हम करते क्या है, हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और हम इसको डिसप्रूव करते हैं, मतलब इसको गलत साबित करते हैं, तो इसका अल्टरनेट वाला जो होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली तरीका यही होता है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि हम जो रिसर्च हाइपोथेसिस H1 है, यानी कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसको हम बता पाते हैं, जज कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल को हम गलत साबित करेंगे और हम जो H1 है यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये तरीका मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कह रहा है, उसी बात को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। अच्छा, रीजन क्या कहता है यहाँ पर, रीजन कहता है कि टेनेबिलिटी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस H1 यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डायरेक्टली अफर्म्ड। यानी कि टेनेबिलिटी का मतलब समझते हैं, डिफेंसिबिलिटी होता है। मतलब जैसे कि बात को डिफेंस करना, जैसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका काउंटर में आंसर प्रॉपर कर पाए, तो उसको बोलते हैं डिफेंसिबिलिटी। तो टेनेबिलिटी का मतलब यही बात हुई कि जो अगर बात करें कि वो रिसर्च कितनी सॉलिड है, ठीक है, वही बात कह रहा है कि यहाँ पर वो रिसर्च कितनी सॉलिड है, ये बात हम केवल अल्टरनेट हाइपोथेसिस को चेक करके नहीं बता पाते। ठीक है, इसके लिए हमें जो उसका नल है, मतलब जो उसका अपोजिट वाला हाइपोथेसिस है, उसको चेक करके बताना होगा। तभी तो हम बताते हैं ना कि अपना नॉर्मल कर्व, और उसमें बताते हैं कि जो 99% है या 95% है, उसमें कितना हमारा हमने जो लिया है, कितना सेगमेंट हमारा नल हाइपोथेसिस यहाँ पर जो बात कह रहा है वो यहाँ पर डिस्प्रूव होता है। तो इस वजह से हम अल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सब चीजें वहां पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि टेनेबिलिटी मतलब जो बात है, जो रिसर्च है, वो कितनी सॉलिड है। ये बात कैसे पता चलेगी, जब हम नल वाले को डिस्प्रूव कर पाएंगे। तो ये रीजन भी बिल्कुल एकदम सही दे रहा है, प्रॉपर सही एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्फरेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉजिक। तो सीक्वेंस के लिए हमने आपको बताया था, शॉर्टकट क्या है, PHUUN, पूर्ण से ध्यान रखना है, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्याय, निगमना। ठीक है, तो प्रतिजना सबसे पहले आएगा, ठीक है, प्रतिजना, हेतु, ठीक है, फिर क्या आएगा, उदाहरणा, उपन्याय, और फिर आ जाएगा निगमना। ठीक है, तो बस इस चीज को फॉलो करना है। सो सबसे पहले आएगा डी के बाद में बी, डी के बाद में बी के बाद में ई। हाँ ठीक है, तो आंसर यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वॉज 4000 रुपीज फॉर फर्स्ट 3 months। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4000 रुपीज है 3 महीने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है, 4500, नेक्स्ट क्या है, 4500 फॉर नेक्स्ट 4 month, फॉर नेक्स्ट 4 month।
ठीक है, एंड 5000 फॉर द लास्ट 5 मंथ एंड 5000 फॉर द लास्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर। क्या कहता है, इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर इज 5000, तो व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। तो ये तो दिया हुआ है क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से एक्सपेंडिचर। ये हो जाएगा 12K को ऐड करते हैं तो आता है कि 55,000 जो है टोटल एक्सपेंडिचर आया। अब उसका जो टोटल सेविंग है वो कितनी है, 5,000 है, तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60,000। अब यहाँ पे एक बात को समझना है आपको कि इनकम जो होगी, जो भी हमारी इनकम जब भी दिया होगा तो वहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यही होता है। तो हमने ये निकाल लिया था, ये आपका क्या था, एक्सपेंडिचर था। ठीक है, और ये क्या है, सेविंग। इनको जोड़ देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी। इनकम हो गई 60,000। अब यहाँ पे कह रहा है एवरेज मंथली इनकम, तो एवरेज मंथली इनकम पूछा है तो इस 60,000 को कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज मंथली इनकम कितनी आ जाएगी, 5,000। ठीक है, तो इसका आंसर 5,000 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, बाय सेलिंग 33 लीटर ऑफ मिल्क वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लीटर। अब यहाँ पर गेन कह रहा है, गेन का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 लीटर का। ठीक है, और अगर हम सेल करते हैं कितना, 33 लीटर, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट कितनी आएगी, सेलिंग जो भी हमने सेल किया उसमें से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना। तो सेलिंग कितना है, सेलिंग कितना है, 33 है और प्रॉफिट है हमारा 11, सो कॉस्ट हमारा आ जाएगा 22 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन परसेंटेज निकालना हो तो लिखेंगे यहाँ पे, हमको गेन पता होना चाहिए, प्लस जो भी गेन निकालेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। तो गेन हमको पता चल गया, गेन कितना हो रहा है, 11 लीटर का गेन हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 22 लीटर का जो है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करते 1/2 इंटू 100, यानी कितना आ रहा है, 50% जो है वो हमारा क्या है, गेन परसेंटेज है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि पहले प्रॉफिट निकाल लें, फिर जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हमेशा आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, सीपी पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो प्रॉफिट लिखा हो या गेन लिखा हो एक ही बात है। तो गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर यहाँ पे 50% आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉलेज, जो प्रमाणा है उसमें, इज क्लासिकल इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी अनऑब्जर्व ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज। तो इनमें से कौन सा जो है हमें ये बताना है, जो कि सिमिलैरिटी के फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी में सिमिलैरिटी के बेसिस पे नॉलेज देता है। तो जैसे अगर आप देखें कंपैरिजन, अगर आप देखें तो हर जगह आजकल हर घरों में ना कंपैरिजन बहुत होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी है तभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब अगर देखिए कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है और तब भी कोई कंपैरिजन कर रहा है तो वो एक्चुअल में सही कंपैरिजन नहीं है। तो कंपैरिजन कहाँ पे होगा, जहां पर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो उपमाना होता है, उपमाना का मतलब होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के थ्रू जो हमको नॉलेज मिलती है उसको हम उपमाना कहते हैं। उपमाना इज डिस्क्राइब एज द नॉलेज डेराइव फ्रॉम द सिमिलैरिटी, इट इज द थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। उप मीन्स होता है सिमिलैरिटी और मना मीन्स होता है नॉलेज। तो उपमाना का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी के थ्रू जो नॉलेज मिले उसको उपमाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणा आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिका फिलोसफी। तो वैशेषिका स्कूल ने कौन कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज को माना था, प्रत्यक्षा, जहां पे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट माना था अनुमना, यानी कि इन्फेरेंस को माना था। दो चीजों को मानता है वैशेषिका फिलोसफी, प्रत्यक्षा और अनुमना। ठीक है, तो प्रत्यक्षा और अनुमना ये आपका फर्स्ट और सेकंड में है, ए एंड बी।
ए एंड बी फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है यहाँ पर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे है परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमोनी। प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यक्ष, जब परसेप्शन आए ना तो आपको परसेप्शन नहीं सोचना है, आपको प्रत्यक्षा से जो मीनिंग आती है, जो सेंस आता है, आपको उस वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए परसेप्शन का इंग्लिश में जो मतलब होता है उसमें होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण तो अलग अलग हो सकता है ना, तो परसेप्शन इज मे बी डिफरेंट, बट प्रत्यक्षा, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है एज इट इज, वो आपको भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष है, जो अपने आंखों से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सारी चीजें सामने है, प्रत्यक्ष है, तो वो बदल नहीं सकता किसी के भी लिए। तो प्रत्यक्ष ही मीनिंग आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? कॉग्निशन विच परसुइंग सम अदर कॉग्निशन, एक चीज को देख के हम किसी दूसरे चीज के बारे में ज्ञान में लाना। नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन दी वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड ट्रस्ट वर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स मीनिंग। तो देखिए हमने आपसे कहा है कि जब भी मैच द फॉलोइंग आएगा तो हमें तब तक सेंटेंस को पढ़ते जाना है जहां पर मुझे कोई बेस्ट मैच नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो वर्बल टेस्टिमोनी है उसको प्रॉपर डिफाइन कर रहा है कि ट्रस्ट वर्दी पर्सन का भी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग, जो कि क्या होगा आपका वर्बल टेस्टिमोनी। सो डी इज रेटेड टू 3। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन इरोनस कॉग्निशन प्रोड्यूस बाय इंटरैक्शन ऑफ द सेंस ऑफ ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर बात कह रहा है कि कॉग्निशन प्रोड्यूस बाय इंटरैक्शन सेंस ऑर्गन से रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से, जो हमारे आंखों से, आंखों पे हमारा क्या है कि सेंस ऑर्गन है, तो उससे जो हमें दिख रहा है। तो ए इज रेटेड टू 4। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है? नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन। ठीक है, जो उनके डिफरेंसेस से जो नॉलेज मिल रही है वो हमारा क्या होगा? कंपैरिजन। सी इज रेटेड टू 2। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। और आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे आप बेस्ट मैच ढूंढे। पहले आप सेंटेंसेस को सारे पढ़ते जाए, जब तक ना मिले तब तक आप ढूंढें, और जो आपको जहां पर बेस्ट मैच मिले उसको आप सबसे पहले मैच कराएं, तभी आप सही सही आंसर मार्क करके आ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15th क्वेश्चन है, इसमें क्या है? इन द ऑर्डर ऑफ द ऑथेंटिकेट द एनवायरमेंट वैल्यू एडवोकेट बाय आवर एंसेस्टर स्कॉलर्स, इट इज एग्जाम्पल फ्रॉम द वेदास, दिस मीन्स ऑफ नॉलेज यूज बाय हिम हर इन टर्म्स ऑफ इंडियोलॉजिक इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बात कह रहा है आपका वेदास से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे जो एंसेस्टर ने जो वेदास वगैरह लिख गए हैं उनसे जो हमें नॉलेज मिलती है वो कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज है? तो वो है हमारा वर्बल टेस्टिमोनी। कैसे इसको समझते हैं? देखिए, वर्बल टेस्टिमोनी का मतलब ये नहीं है कि केवल कुछ 2 4 10 शब्द लिख दिए गए और उससे जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो वो वर्बल टेस्टिमोनी है। नहीं, वर्बल टेस्टिमोनी का ये मतलब है कि जो वर्ड लिखे गए, जो भी शब्द लिखे गए हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, और वो किसी महान इंसान ने लिखा हो या किसी महान किताब में लिखा हुआ हो, तब उसको, उससे जो नॉलेज मिलेगी उसको हम मानेंगे कि वो वर्बल टेस्टिमोनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मेयर कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड डज नॉट प्रोवाइड द वैलिड नॉलेज। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे द वर्बल स्टेटमेंट आर नॉट वैलिड हैंस, जब तक कि उसे कोई गौतमा या फिर बड़े जो है ऋषि मुनि ने कोई बात ना कही हो तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रिलायबल पर्सन ने वो बात कही हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि देयर इज अ परसेप्शन ऑफ द वर्ड सेंटेंस अटर्ड बाय द ट्रस्टवर्दी पर्सन। किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने कहा हो, या फिर वो किसी ऐसी होली बुक वगैरह में वो बात लिखी गई हो जहां पर उसकी मतलब वैल्यू हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये भी ध्यान में रखनी है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए उन शब्दों का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कारण ऑफ द स्पेशल कॉज ऑफ द वर्बल नॉलेज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शब्दा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बात वही कह रहा है जो वेदास वगैरह में जो भी साइटेड है उसकी बात कह रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो देखिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आपको बताया था कि हम कहाँ पर रहते हैं? हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं।
और ओजोन लेयर कहाँ पे है, जो हमें कवर, एक सुरक्षा कवर प्रोवाइड करती है, वो कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है, मतलब ओजोन हट रही है अपनी जगह से। क्यों हट रही है, क्योंकि जो CFC HFCs वगैरह निकलते हैं वो जब ऊपर जाते हैं यहाँ पर अपना स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर जो है ओजोन होल हो जाता है। ठीक है, तो ये CFC HFC क्या है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो जो क्लोरीन होता है उसकी वजह से ही जो ओजोन होल होता है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, बट आपको किस पे टिक करना है, जहां पर भी क्लोरीन या क्लोराइड रिलेटेड टॉपिक होगा उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रीवेशन है NMSHE इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म जानना चाहता है, जो कि हमारा नेशनल NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसमें 8 प्लान्स थे हमारे। 8 प्लान है जो कि 2008 में आया था। वो कौन कौन से हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, दूसरा है नेशनल मिशन ऑन इन्हांसमेंट एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर यही है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम, तो सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी है, आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल आर लार्जली बाइंडिंग द नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टी। तो इनमें से कौन सा जो है वो लीगली बाइंडिंग है कन्वेंशन, एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल, ये बताना है। तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी कि लीगली बाइंडिंग कौन कौन से एग्रीमेंट है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर, और CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सभी, ये तीनों आपके क्या है, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यस ये है। और क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट, ये मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं देखना है, सिर्फ ये तीनों चीज़ें आपकी लीगल बाइंडिंग है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, क्योटो प्रोटोकॉल ये नहीं है, सो A होगा बट B नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये भी आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो भी आपका लीगल बाइंडिंग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं पीपल डेवलपमेंट वाले, एनवायरनमेंट वाले सिलेबस में भी, कि इसको डिटेल से जो है करवाया हुआ है हर एक टॉपिक को। अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो अभी भी आप देख लीजिए, काफ़ी इजी चीज शब्दों में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। सो आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इसमें क्या कहता है, टू पुट दी वर्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट पाथवे ऑफ लिमिटिंग दी ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल। देखिए एक्चुअली जो ये बात हुई थी आपकी, बात हुई थी ये कि जो भी हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, यानी कि अगर हम बात करें कि 1990s की अगर बात करें, तो उस समय जो भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ करती थी, उस समय जो भी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर हुआ करता था, उस टेम्परेचर में प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम और ऐड कर दें तो उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये बात हुई थी। अब यहाँ पर कहता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2030 इन द रेफरेंस ऑफ 2017 रिक्वायर टू रिडक्शन। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, हम अपनी इमिशन को कम करेंगे, CO2 वगैरह के इमिशन को कम करेंगे, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग से अपनी जो है जो विश्व है उसको बचा पाएंगे। तो हमने कितना % तक रखा गया था, वहाँ पर बात हुई थी 25% तक हमें कम करना है। देखिए जो ये पेरिस अग्रीमेंट हुआ था वहीं पे ये बात हुई थी कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे हमको 2% के 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम केवल बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, और हमें उसके लिए जो है 25% तक जो अपने इमिशन को कम करना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 20th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर्स टू कोऑपरेशन अमंग द यूनाइटेड मेंबर ऑफ द कंट्री टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली किस लिए था, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली
जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनके लिए, उनका पता लगाने के लिए क्या किया गया था कि कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है। तो फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ensuring the environmental sustainability and safeguarding the social equality of the world right। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस लिए था? जो भी हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनका पता लगाने के लिए था। सो आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 21 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से कौन कौन सा है ये बताना है। तो समझ लेते हैं ये सारी चीज़ों को। दीक्षा, दीक्षा क्या होता है? दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, ये होता है दीक्षा। अब जो दीक्षा का ऐप भी बनाएंगे, और ये दीक्षा क्यों आया? विच इज़ द नेशनल प्लेटफॉर्म, ये नेशनल प्लेटफॉर्म है किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए है। इट इज़ एक्सेसिबल ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन एक्सेसिबल किया जा सकता है। दीक्षा एक एंड्रॉयड ऐप भी है, ठीक है, और डेस्कटॉप पे इसका जो है ऐप भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने लॉन्च किया था। दीक्षा पोर्टल किस लिए प्रोवाइड किया था? यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर मेक देयर लाइफस्टाइल मोर डिजिटल, जहाँ पर टीचर जो है अपने आप को भी डिजिटल रूप से कैसे पढ़ाना है ये भी अपने आप को अडॉप्ट कर पाए, इसलिए जो है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है स्वयं। स्वयं में आपको क्या बात याद रखनी है? ये भी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था, बहुत टाइम हो गया अब तो इसको लॉन्च किए। तो इसके 3 मेन जो है कार्डिनल प्रिंसिपल है वो ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इन बातों पर ये बेसिकली फोकस करता है। स्वयं क्या है? एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है जहां पर हम फ्री में पढ़ सकते हैं कोर्स, ठीक है, बीइंग एक्टिवली टॉट बाय यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? ये भी एक एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये कहाँ पे पढ़ा जाता है? ये जो DTH वगैरह जो लगा होता है ना, DTH चैनल होता है, तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे 32 चैनल थे, बाद में 34 चैनल, 2 चैनल और बढ़ा दिए गए, और 24/7 यहाँ पर लर्निंग होती है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे परख। परख क्या है? परख एक प्रोजेक्ट है जो कि डिजाइन किया गया था बेंचमार्क लेवल एंड गेन द एकेडमिक एंड हायर ऑर्डर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था? ये थिंकिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट की थिंकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, एंड फैकल्टीज टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया। परख का जो फुल फॉर्म है ये ध्यान में रखना है आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कई बार फॉर ये भी इधर उधर करके लिख के आता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से जरूर याद कर लीजिए कि जो परख है उसका फुल फॉर्म, और ये क्या है? मेजर दी बेंचमार्क, बेंचमार्क को मेजर करने के लिए परखा है, किसी चीज को परखना, जांचना, परखना, ठीक है। मूक क्या है? मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यहाँ पे भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होता है, कोई भी यहाँ पे इनरोल कर सकता है और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा ऐसा जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है? तो लगभग सभी हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बस एक्सेप्ट परख को। तो बी वाले ऑप्शन को हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बाकी आपका बचता है कौन सा? स्वयं प्रभा, दीक्षा। तो स्वयं और स्वयं प्रभा ये दोनों ही आपकी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो ए और सी को जरूर से जरूर लिया जाएगा। और बाकी आपका दीक्षा है वो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो ए, सी और डी आपका जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट बेसिकली स्वयं और स्वयं प्रभा ये जरूर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ए, सी और डी ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नाउ देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं रहना है कि बिल्कुल जैसा पढ़ा है, आपको थोड़ी सब्जेक्टिविटी रखनी है होगी कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो भी ध्यान में रखना है कि इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अपने ऑप्शन पे जब हम मार्क करें तो हम कौन सी चीज़ को बिल्कुल ही नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। इसमें क्या है
कि इसमें कहता है कि एसडीजी में जो हमारा एसडीजी फोर्थ गोल था वो हमारा कौन सा गोल है। तो एसडीजी ये है आपका फोर्थ गोल। फोर्थ गोल में क्या कहता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। इंश्योर द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो जो फोर्थ गोल है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसकी बात करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 ले लेते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है, अगर हमारी सेलिंग प्राइस में से हम अपनी कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट है ऑन 95 रुपीज़ के कॉस्ट पर। तो इसका परसेंटेज में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 5.26 यहाँ पर आंसर आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ठीक है, उनमें से सेलेक्ट करना है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में स्टेटमेंट आपको पता है, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर एक डिटरमाइन नहीं है तो दूसरा भी डिटरमाइन नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और कॉन्ट्राडिक्टरी का जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनता है, ऑल यहाँ पे ऑल होता है, यहाँ पे नो, यहाँ पे होता है सम और ये आपका सम नॉट। ठीक है, तो ऑल नो सम सम नॉट, ऑल का सम नॉट के साथ में, नो का सम के साथ में, इस तरह का रिलेशन बनता है। तो इनमें से कौन सा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है ये बताना है। तो ऑल पोएट हो गया और सम पोएट हो गया, ऑल पोएट आर फिलोसफर, सम पोएट आर फिलोसफर, सम पोएट आर नॉट फिलोसफर, और नो फिलोसफर इज अ पोएट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। तो कहाँ पे बनता है, ऑल का सम नॉट के साथ में बनता है। तो ए और सी जो है वो आपका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा आंसर में। ए और सी थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड यहाँ पे आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोपोजिशन। यहाँ पे प्रोपोजिशन है कि सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, सम नॉट वाला है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, कौन सा नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चार्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी यूनिवर्सल वाला होगा, ठीक है, जब भी यूनिवर्सल वाला होगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिसके भी आगे नो लगा होगा वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको मैंने बताया था। तो जो यूनिवर्सल नेगेटिव है उसमें दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर कहीं पे भी नो नहीं आया है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट आपका सम नॉट है। तो नॉट किसके पहले लगा होता है, प्रेडिकेट के पहले लगा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सम नॉट, तो नॉट किसके पहले लगा हुआ है, स्टूडेंट के पहले। तो स्टूडेंट जो है आपका क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट टर्म स्टूडेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट है, प्रेडिकेट टर्म गर्ल जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट टर्म स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट टर्म गर्ल जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात भी ठीक कह रहा है। तो सी और डी जो है ये दोनों ही करेक्ट हैं। सी और डी ऑप्शन डी में है, सो डी इज दी आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका डीआई से रिलेटेड है, इसको समझा देते हैं। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया इन द रेशियो ऑफ द मेल फीमेल। ये जो है वो वर्कफोर्स है इंडिया का, जहाँ पे मेल और फीमेल की बात इस तरह से क्लासिफाई की गई है। और यहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट है, ये अलग अलग तरीके से सर्विस में, सेल्स में, अलग अलग जगह पे एम्प्लॉयमेंट है।
ठीक है। टोटल वर्क फोर्स इन ऑल द सेक्टर पुट टुगेदर, तो वो हमारे 80 लाख हैं। ये जो टोटल है उसको 80 लाख को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेस्ड ऑन द डेटा कंटेंट इन दी टेबल आंसर दी क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी डीआई है। अगर आपने नहीं अभी तक सॉल्व किया है तो आप इसको पॉज कर लीजिए और साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो डीआई का ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्क इन सीएम। अब देखिए यहाँ पर ये है सीएम, ठीक है, ये है आपका सीएम। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन द सेक्टर ऑफ सीएम, ये रहा सीएम और इसमें फीमेल, ठीक है, कंपेयर टू द नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स। हमें मेल वर्कफोर्स पता करना है पीआर और ओटी में, पीआर और ओटी में मेल वर्क को देखना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे निकालना है। देखिए सीएम में फीमेल लिखा हुआ था, ठीक है, यह है सीएम, फीमेल में 9% हो गया, 18% हो गई। अब देखिए इसका फीमेल कैसे निकालते हैं, तो ये 9% लिख लिया। अब यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ मेल और फीमेल लिखा है, इसका मतलब बाद वाला जो होता है वो फीमेल होगा। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 + 4 से, यानी कि 9 से हम डिवाइड कर देंगे। जब भी रेशियो में लिखा हो तो उसका सम करके आप डिवाइड कर दें और मेल फीमेल जो भी लिखा है उसके लिए जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4%। अब उसी तरह पीआर में जो है हमको क्या लेना है, मेल को लेना है। पीआर ये हो गया, ठीक है। अब इसके सामने आइए तो यहाँ पर क्या है, मेल है 5 है और 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ओटी ये रहा, ओटी में हमको मेल लेना है तो ओटी में 6% हो गया। अब 6% लिख लिया और मेल कौन सा है हमारा, मेल है ये पहला वाला, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 + 3 यानी कि 8 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल। और अच्छा यहाँ पे फीमेल जो है सीएम का लेना है, बाकी दोनों का मेल, तो इसका रेशियो हमें बताना है। तो ये तो 4 आ गया, इसका रेशियो इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है ना, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कि यहाँ पे भी 4 आ जाए। तो कितना हो जाएगा 9/4 + 30/4। अब इसको ऐड कर सकते हैं इजिली, ऐड करेंगे कितना आएगा 39/4 आ गया। ठीक है, 39/4 हो गया और ये तो 4 था ही। अब क्या कह रहा है कि जो भी फीमेल है उसको लिख ले, तो 4/1, उसके नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कितना आएगा 39/4। अब ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाता है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 39 यानी कि 16/39। 16/39 ये आपका ऑप्शन यहाँ पर 4th में दिया गया है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द मेल वर्कफोर्स इन ऑल दी सेक्टर टुगेदर। इन सभी सेक्टर में मेल का फ्रैक्शन पूछा है, यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेल है ये पूछा है। तो इसके लिए हमें ये जानना है कि हमारे पास कितने थे टोटल, 80 लाख थे। ठीक है, उसके लिए उससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15% है, तो 15 से हमको कितना चाहिए 3/5, सिर्फ मेल वाला चाहिए ना, हम तो सिर्फ मेल वाला डेटा लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ पे देखिए ये 12 है, तो 12 को हम मल्टीप्लाई किससे कर दें 5 से और डिवाइड में क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा। अब इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये 21 और यहाँ पे मेल कितना है 3 है और 4 + 3 तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये सभी परसेंटेज में अभी आपका आ रहा है। ठीक है, और ये 19 है, तो 19 को भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी
मेल वाला कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 + 3 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सभी को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5% हो गया प्लस 9% प्लस 5% प्लस 9% प्लस 15/2 और 15/2, ये वाला इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों बार, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, और करते हैं तो ये आता है 42.1, कितने का 80 लाख का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आता है वो हमारा 5.96 लाख आता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन एसई, ठीक है, एसई पीआर सेक्टर पुट टुगेदर इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल वर्क फोर्स इन सीएम टुगेदर। देखिए यहाँ पर समझते हैं, एसई की हमें फीमेल लेनी है, ये एसई है, यहाँ पे 15% है, इसकी क्या लेनी है फीमेल, यानी कि 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। पीआर का हमें फीमेल लेना है, पीआर हमारा कहाँ पर है, ये रहा, पीआर है 18% और इसका हमें फीमेल लेना है, यानी कि 7 और 7 ये वाला ले लिया, और इसका डिवाइड में क्या होगा 7 + 5 यानी कि 12 से हम डिवाइड कर देंगे। सीएम हमारा ये है, सीएम में 9 है और इसका हमें मेल लेना है, मेल यानी कि 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या करेंगे 5 + 4 यानी कि 9 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है 3 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 और ये कितना हो जाएगा 10.5 यानी कि कितना हो गया 16.5%, और ये कितना हो गया, ये हो गया 5%। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन एसई एंड पीआर सेक्टर पुट टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल वर्क फोर्स इन सीएम सेक्टर। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब साथ में ऐड करते हैं तो कितना आता है 16.5%। ठीक है, 16.5% और ये आता है 5%, और सीएम आता है, ये आता है 5%। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पुट टुगेदर ये व्हाट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, ये लिखा हुआ है इज व्हाट परसेंटेज, लेट्स सपोज इज x परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे क्या है 5%। तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट बन के आए तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ लीजिए। तो ये 16.5 है इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे कितना नहीं पता, परसेंटेज के लिए यहाँ पे ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, ऑफ है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, परसेंटेज है तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाला जाए, तो 16.5 मल्टीप्लाइड में 100 डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 5 और इधर आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 5 3 15, ठीक है, और 1 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे और 5 3 15 मल्टीप्लाइड में 100, इसका मतलब क्या हो गया, ये 330%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने समझाई, जो पूछा है उस स्टेटमेंट को इस तरह से आप बना लीजिए। अभी आप कॉपी भी बनाएंगे, धीरे धीरे आप जब माइंड में बनाने लग जाएंगे तो चीज़ें एग्जाम में जो है आप इजीली फटाफट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे और वहाँ पे मिस्टेक भी नहीं होगी। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखें, x परसेंटेज ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, परसेंटेज के लिए डिवाइड में 100 लगाना है, इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन लगा देना है, बस वहाँ पे आपकी इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो ये होगा और यहाँ पे आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ मेल वर्क फोर्स इन एसए एंड एमए सेक्टर पुट टुगेदर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन पीटी सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे एसए का हमें मेल लेना है, एसए है 12, इसका है मेल जो कि 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 + 3 8 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे एमए, एमए कहाँ पर है, ये रहा एमए जो कि 21 है, इसका हमें क्या लेना है मेल लेना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 से डिवाइड। नेक्स्ट कहता है कि पीटी का टोटल लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह ले लिया जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 8, 4 3 तो 5 3 15 अपॉन में 2। 7 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 9% और ये इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.5 और ये 9। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ऐसे और MA सेक्टर को एक साथ रखा जाए, ठीक है। इन दोनों को जो है एक साथ रख लेते हैं। तो ये है 7.5 और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 16.5% और ये है 19%। इन दोनों को साथ में रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, ये कितना आया था 16.5%। तो 16.5% is approximately X% नंबर ऑफ वर्कफोर्स इन PT, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 16.5 इज इक्वल टू X% ऑफ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और PT में कितना था 19 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 19। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन SA और MA। तो SA और MA की हमें क्या लेनी है, फीमेल लेनी है, और द नंबर ऑफ फीमेल वर्क इन PT, ठीक है। तो PT की भी हमें फीमेल ही लेनी है। अब ऐसे ये रहा, ऐसे आपका 12 है, ठीक है। इसकी फीमेल लेनी है 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। MA ये रहा, यहाँ पे 21 है मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 और PT की हमें फीमेल लेनी है, सो 19 इंटू 3 और 5 प्लस 3 8, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ रख के ऐड कर देना है। देखिए मैंने बिल्कुल भी जो सम पूरा डेटा था उसका कहीं यूज ही नहीं किया, जिससे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ही ना हो। तो ये कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 19 इंटू 3 अपॉन में 8। तो इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 132 अपॉन में 8 माइनस 57 अपॉन में 8। अब जो भी यहाँ पर आएगा उसको आप परसेंटेज में 80 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर 7.5 लाख हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ 30 क्वेश्चंस जो हमने मॉक में शेयर किए थे आपके साथ, वो हमने यहाँ पे शेयर किए, उनको डिस्कस किया है प्रॉपर। सो आप इस वीडियो के थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने टेस्ट को, जिससे कि अपनी परफॉर्मेंस को आप और बेहतर बना सकें, एग्जाम में आप और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।